हाँ जी, डीपी सिंघम बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, हिंदुइज़्म हो गया, ये 3 जो रिलीजन है, ये बात करते हैं रीबर्थ की, रीइन्कार्नेशन की, ठीक है, पुनर्जन्म। और ये भी है कि कुछ एग्ज़ाम्पल केस स्टडीज़ भी हमें मिल रही हैं आजकल की, जहाँ पे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि लोग अपने पिछले जन्म की बातें करते हैं कि हम पिछले जन्म में ये थे, वो थे। और एक एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं, जैसे भूटान के प्रिंस हैं जो, जिनका नाम इन्होंने वो रख दिया है विरोचना, जो कहते हैं कि मैं विरोचना था पिछले जन्म में। और आज की डेट में वो एक बहुत बड़े वो बन गए, मॉन्क बन गए हैं, लोगों को दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, दुनिया भर में तमाम जगह में वो जाते हैं और अपना प्रचार करते हैं अपने बौद्ध धर्म का। तो मैं कहना चाहता हूँ क्या पुनर्जन्म होता है ऐसा? क्या सच बात है? क्योंकि अगर हम रैशनली सोचेंगे इस चीज़ को तो ये एक मतलब एक तकियानुसी बात लगती है हमको। तो मैं आपका विचार चाहता हूँ कि क्या पुनर्जन्म होता है और क्या इसके प्रमाण। डीपी सिंघम आप क्या हैं? आस्तिक हैं, धर्म कर्म में विश्वास करने वाले हैं, सर रेशनल मैं हैं? खुद सर मैं देखो हुँ। रैशनल भी हूँ पर मुझे ऐसे हिंदू कुछ धर्म मानते हैं, ब्रह्मनिज़्म नहीं, नहीं मानते सर, हैं। नहीं सर, नहीं, नहीं, हिंदुइज़्म नहीं मानता मैं। रिलीजन मेरे हिसाब से मैन मेड है, इंसानों द्वारा बनाया गया है। लेकिन मैं हुँ। कुछ ऐसी चीज़ें देखता हूँ कि जो अपन साइंस द्वारा समझाया नहीं जाता। मैंने ऐसे कई चीज़ ऐसे अनुभव किए हैं लाइफ़ में कि भाई ये सुपरनैचुरल टाइप क्या हो रहा है? कि मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात कि जो मतलब मैं मतलब किसी को ना विश्वास और बोलता है कि क्या। पाखंड, हाँ, जैसे कि वही कह सकते हैं, लेकिन जैसे मैं किसी को समझाऊँगा कि भाई मैंने ये देखा, मैंने वो महसूस किया कि ए भाई नेचर एक्सिस्ट एनोलॉजिकल ऑफ। फाल्सी नहीं सर, जैसे कि डेजा वू आपको डेजा वू पता है ना कि आपने जो मतलब चीज़। उसको एनोक्डैट लॉजिकल फाल्सी कहते हैं। बोलिए, हाँ, तो मैं ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई है लाइफ़ में कि मैं कि जैसे कि मैंने क्या कोई हुआ चीज़। है? बताइए ज़रा क्या सर हुआ है? सर हम देखो मैं लोग भी आपको एक कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? अब जब मैं 5वीं क्लास में था, तो मैं पैदा हूँ सर एक हिंदू रिलीजन में पैदा हुआ हूँ, ठीक है? तो हम गए थे हमारे गाँव है बहुत पुराना, वहाँ पे मेरी माँ थी और मेरी नानी थी। तो जो हमारे जो थे जहाँ हमारे घर में जो खेती हमारी ज़मीन थी वहाँ पे हमने लिया था उनको किराए से, एक परिवार को। वो खेती करते थे वहाँ पे और हमें उत्सा देते थे आप सम ठीक है? लीज़ पे दी थी मतलब हमने उनको ज़मीन। उनके घर का मैं एक बार नवरात्रि चल रही थी, तो एकदम से हुआ कि मैं 10 साल का होऊँगा कि जितनी भी औरतें थी उनके अंदर देवियाँ आने लगी, ठीक है? पूजा चल रही थी, पूजा के दौरान रात के 9-10 बज रहे थे और उतने में ही जो बटाई वो जो काम करते थे हमारे यहाँ, उनके अंदर भी पता नहीं क्या हो गया, वो भी ऐसे आँखें बड़ी करने लगे और उन्होंने क्या किया, एक त्रिशूल था, त्रिशूल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये मतलब 2 फुट का मान लो आप, स्टील का था, स्टील नहीं लोहे का था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने राइट गाल से निकाल डाला उसको और लेफ्ट गाल से निकाला, ठीक है? भाई मैं हैरान हो गया, बोली क्या कर रहा है भाई ये? लेकिन मेरी माँ और नानी का कुछ रिएक्शन नहीं था उस टाइम। मैंने बोला भाई ये क्या कर लिया इसने? भाई ये तो आपको समझ में नहीं आया मेरे को, ये कैसे कर सकता है भाई ये? और उस टाइम भी सर मैं बता दूँ, उस टाइम मैं एथिस्ट था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्कवरी देखता था। हालाँकि मैं छोटा था उस उम्र में और उस टाइम मैं एथिस्ट हुआ करता था। आज की डेट में मैं डीइस्ट हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्पल दिए मैंने आपको कि और भी ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे साथ कि जो मैं चीज़ पहले होती नहीं है, मतलब मैं उसको महसूस जैसे कि लगता हो कि मैंने चीज़ सपने में देखी हूँ पहले, जो भी हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसी भी मुझे फीलिंग आती है। तो मुझे लगता है कि यार कि शायद भगवान है पर रिलीजन तो शायद इंसान ने ही बनाया है। अब ध्यान से सुनिए, आपकी बात मैंने सुन ली है। जी, जी। दरअसल आप जो है ना एनोक्टेट लॉजिकल फाल्सी के शिकार हैं। एनोक्टेट लॉजिकल फाल्सी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस को वो यूनिवर्सल ट्रूथ समझ लेता है। उसकी वजह से भी बुद्धि कम होती है और अपनी कम बुद्धि से जो चीज़ें वो देखता है, अपनी छोटी-सी बुद्धि से उसको आँकने का प्रयास करता है। वो ऐसा सोचता है कि हम पूरे दुनिया का जो साइंस है, जो रिसर्च करने का तरीका है, एनालिसिस है, वो सोचता है कि वो मेडिकल एक्सपर्ट हो गया है। वो सोचता है वो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला व्यक्ति हो गया है। वो सोचता है कि वो एक अच्छा-सा साइंटिफिक एनालिस्ट हो गया है। हर तरह से खुद को मान लेता है और सोचता है कि हमको ये समझ में नहीं आई, यानी कि दुनिया के जितने भी एनालिसिस के जो तरीके हैं, वो सब खत्म है, सब बेकार हैं। किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। तो वो इसको एनोक्टेट लॉजिकल फाल्सी कहते हैं। जैसे आपने एक एग्ज़ाम्पल दिया अभी कि देवियाँ आने लगी, अचानक से किसी पे कुछ हो गया। अब ये आपको समझ में नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर आपको ऐसा लगा कि किसी ने त्रिशूल एक गाल से इधर से राइट गाल से छाद के बाएँ गाल से निकाल दिया। ये कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं समझ में आया और आपने समझ लिया कि ऐसा कैसे हो गया, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ईश्वर जो बना दिया है, ईश्वर कर दिया है और वो चीज़ें हैं और बाकी के धर्म रिलीजन तो मैन मेड हैं, जैसा कि आप बार-बार कह रहे थे। दरअसल हर एक चीज़ मैन मेड है।
आपका ईश्वर ही मैन मेड है। ईश्वर का जन्म होता है दिमाग में। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति जो है ईश्वर को पैदा कर सकता है, बस उसको थोड़ा-सा अपने को डराना है। लालच दिखाना है या सामने को बेवकूफ़ बनाना है, वो बड़ी आसानी से अपने दिमाग में ईश्वर पैदा कर सकता है और सामने वाले को डर दिखा के उसके अंदर भी ईश्वर पैदा उसके दिमाग में करा सकता है। इसमें किसी भी तरह की ईश्वर पैदा करने के लिए किसी तरह मर्द और औरत की ज़रूरत नहीं होती है। इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति दिमाग में ही पैदा होते रहता है। समझ रहे हैं ना? हर चीज़ के लिए एक रिलेशनशिप बनता है तब बच्चे पैदा होते हैं और ईश्वर जो है बिना किसी रिलेशनशिप के सिर्फ़ दिमाग में डर दिखाएँगे, ऑटोमैटिकली वो पैदा हो जाएगा। तो ऐसे हुआ है। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि आप उन प्रोग्राम से जुड़िए। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि कैसे कोई जो व्यक्ति जो है एक नारियल को ऐसे हाथ में लिया, अपने आप नारियल ऊपर उठने लगी। कैसे नारियल में अचानक से आग लग गई। कैसे एक खौलते हुए कढ़ाई में तिल एकदम बल-बल-बल उबल रहा है, उसमें एक आदमी आराम से बच्चा आराम से बैठ जा रहा है, जल नहीं रहा है, खौल नहीं रहा है। ऐसे तमाम तरह के बहुत सारे जो इसके पीछे के जो बैकग्राउंड के साइंटिफिक कारण हैं, वो आपको नहीं पता है, ना कोई बताने वाला है। इस तमाम तरह के प्रैक्टिस जो है कर के लोग दिखा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही है, आप उन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, उस जल्दी से प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। आपका ईश्वर नामक का भूत जो है ना एकदम दुम दबा के पतली गली में नाला खोज के उधर से भागेगा, मैं बता रहा हूँ। जब तक आप इन प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे का कारण आप नहीं समझ पाए हैं, तब तक आप एनोक्टेट लॉजिकल फाल्सी समझ के, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस समझ के और सोच लेंगे कि आप जितना सोचते हैं साइंस उतने ही भर है। जैसा कि आपने कहा भी कि साइंस जिन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लॉजिकल फाल्सी खेल ली, ये सोचा आपने कि आप खुद ही दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं और आपकी ही बुद्धि कह रही है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ यानी दुनिया के सारा साइंस ही अब नहीं समझ पाएगा इस चीज़ को। आपने ये समझ लिया। इसीलिए मैंने पहले ही समझ गया था कि इस बीमारी को मैंने बोल दिया था इसको लॉजिकल फाल्सी कहते हैं। अब आते हैं जो आपका पहला प्रश्न था, पुनर्जन्म का। आपने कहा कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ब्राह्मणिज़्म पुनर्जन्म मानते हैं। मैं आपको फिर से बता दूँ कि इसमें ब्राह्मणिज़्म जो आपने जोड़ा है, वो ब्राह्मणिज़्म पुनर्जन्म ही सिर्फ़ ब्राह्मणिज़्म ही मानता है और जैनिज़्म पुनर्जन्म मानता है, क्योंकि इन दोनों आत्मा को मानते हैं। जैनिज़्म का कॉन्सेप्ट बुद्धिज़्म से किस बात पे अलग है, तो इसी बात पर अलग है कि बुद्धिज़्म कहता है कि इंसान के खत्म होने के बाद से उसकी हर एक शरीर का हर एक चीज़ जो है वो खत्म हो जाता है। कोई भी चीज़ बची नहीं रहती है सॉलिड या कोई भी चीज़ जो है स्थिर नहीं रहती। जैनिज़्म कहता है कि नहीं इंसान के मरने के बाद से जो चीज़ एक बची रहती है और वही जो है उसी को हम आत्मा कहते हैं। ब्रह्मनिज़्म उसी जैनिज़्म के कॉन्सेप्ट को उठा के आगे आत्मा परमात्मा भी घुसेड़ लेता। हालाँकि जैन परमात्मा नहीं मानते, आज के जैन जो है वो परमात्मा भी मानने लगे हैं। पूरा हिंदू डिट्टो हो गए हैं, उनसे पूरा कॉपी कर लिया ब्रह्मनिज़्म ने। तो इसीलिए उन दोनों में पुनर्जन्म है, बुद्धिज़्म में पुनर्जन्म नहीं है। कैसे नहीं है मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। अगर आपने मेरी कल की स्ट्रीम देखी होगी साइंस जर्नी पे, तो वहाँ पे मैंने एक जातक कथा दिखाया था। उसका एक अंश आपको दिखाता हूँ। इस जातक कथा जब भी खत्म होती है, तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि पुनर्जन्म बेसिकली होता क्या है। मैं आपको ये आखिरी का जो ये पॉइंट है, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए डीपी सिंघम और लास्ट का जो पैराग्राफ है उसको एक बार आप पढ़िए। इस धर्म उपदेश को लाकर दिखाकर चारों आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। उस समय कोई श्रोतापात्र हुए, कोई कोई सकृदागामी सत्यगामी, कोई अनागामी। इस प्रकार भगवान ने इन दो कहानियों को कहकर तुलना करके जातक का सारांश सारांश निकाल दिखाया। उस 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 समय का समय का नाई नाई आपका आनंद था, पुत्र आपका राहुल था और का उम, देव राजा तो मैं ही था। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब जातक कथाएँ बनाई जाती थी, तो लोगों को समझाने के लिए कोई वर्तमान में घटना है और किसी को उदाहरण देके समझाना है कि ये जो आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम ना पहले भी आई थी और पहले भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया था। तो उसके लिए एक अतीत में कथा सुनाई जाती है। जब कथा सुना ली जाती है, तो फिर लास्ट में जिन भिक्षुओं ने इनको लिखा है, उसको क्या करते थे वो बड़े आसानी से उसमें का जो चरित्र होता था, उसको बुद्ध और उनके अगल-बगल का जो चरित्र था, उससे जोड़ देते थे, ताकि लोगों में बुद्ध ही ब्रांड थे और यहाँ पे जो अतीत कथा है, उसमें तो बुद्ध रहेंगे नहीं, तो बुद्ध से वो कैसे जुड़े? इसीलिए उनको क्या किया जाता था, बोला जाता था कि अभी जो तुम कथा सुने हो, तो समझो कि इसमें का जो नाई था ना, वो आनंद था, बुद्ध के भाई थे, सलाहकार था वो। जो पुत्र था, वो समझो कि इसमें राजा का जो पुत्र था, समझो कि राहुल था, बुद्ध का पुत्र। और जो राजा था मखादेव राजा, जो कि निष्क्रमण किया, घर से बाहर निकल के प्रवज्ञा ग्रहण किया, वो समझो कि वो राजा कौन था? बुद्ध ही थे। तो इस तरह से वो क्या करते थे कि लोगों के बीच में समझाते थे, यही चीज़ है चल के आगे लोग पुनर्जन्म
पुनर्जन्म समझने लगे कि बुध का पुनर्जन्म है। लेकिन आप देखेंगे कि जितनी जातक कथाएँ हैं 543, उस 543 कथाओं में हर एक में मल्टीपल टाइम्स जो है एक ही राजा है बृहदत्त, बहुत सारी कहानियों में। और उस राजा के कभी अगल-बगल में कोई व्यक्ति पैदा होता है बोधिसत्व बन के, उनको भी तथागत बुद्ध कहा जा रहा है। कभी कोई बनिया बन के पैदा होता है, बनिया मतलब व्यापारी बन के, कभी बंजारा बन के जो अगल-बगल घूमते रहते हैं वो बन के पैदा होता है। वैश्य, शूद्र हर तरह के पैदा होते रहते हैं और सबको तथागत बुद्ध। यहाँ पे सिर्फ क्या कहा जा रहा है कि कंपेयर दिखाया गया है कि पहले भी जो इस तरह की घटना हुई थी, वो समझो कि एक तरह से बुद्ध ही थे। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि इनका पुनर्जन्म था। समझ रहे हैं ना? एक कंपेयर कर दिया जाता था, इसी को लोग पुनर्जन्म समझ लेते हैं। आपको जिस भिक्षु का आप नाम ले रहे थे कि पुनर्जन्म इसका प्रचार, आप उनको ठीक से जानते नहीं हैं। या फिर हो सकता है कि वो सही से नहीं समझ पाए हों कि पुनर्जन्म क्या है। पुनर्जन्म की कहानी आप धम्मपद का जो बमन वग्गो का सबसे आखिरी सूत्र है उसको पढ़िए। उसमें कहा गया है कि एक बमन तभी हो सकता है जब उसको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो। अब बमन को पूर्व जन्म का ज्ञान का मतलब क्या है? मतलब यानी कि जातकों का ज्ञान हो उसको। इस तरह के जातक का बमन कौन है? एक इनलाइटेंड भिक्षु। ऐसा भिक्षु जो इनलाइटेड है, जो किसी कोई व्यक्ति सामने वाला प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो उसके लिए एक उसकी ना पूर्व कथा बना सके, उसको पूर्व जन्म का ज्ञात हो, यानी वो इतना सक्षम हो, इतना चतुर चालाक हो कि उस सामने वाले व्यक्ति के लिए एक ऐसी कहानी स्टोरी तैयार कर सके जिसमें वो तथागत बुद्ध से इसको भी उसमें जोड़ सके, दोनों को, और ये दिखा सके कि तुम ये काम पहले भी कर चुके हो और आज तुम फिर से कर दिखाओगे। इसको कहा जाता है बुद्ध में पूर्व जन्म। ये वो नहीं है आपके तक वो वाले ब्रह्मनिज्म का कि आप मर गए, आपके शरीर से आत्मा निकली, निकल के अगला जन्म ले ली, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें इस तरह से बनाई गई है कि दो अलग-अलग समय में दो चरित्र हैं, काम इस तरह से कर रहे हैं कि वहाँ पे वो अच्छा काम किया। जैसे आप उसमें देखिए एवेंजर्स को देखिए, कभी स्पाइडरमैन अच्छा काम कर रहा है, कहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज अच्छा कर रहा है, कहीं पे कैप्टन अमेरिका अच्छा काम कर, सब अपने-अपने फील्ड में अलग-अलग अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं और उनको किसी ने एक साथ एवेंजर में ले आए। तो यहाँ पे सबको एक साथ ले आया जाता है। 2 कहानी वर्तमान में तथागत बुद्ध से, फिर एक अतीत की कहानी, अब फिर कैरेक्टर को जोड़ दिया जाएगा कि वहाँ पे वो थे, आप समझो कि ये वाले ही हैं। अज्ञानता में लोग इसको पुनर्जन्म समझ लेते हैं, जैसा कि आप समझ रहे हैं। ये एक्चुअल में है। अब डीपी सिंघम आपको अब अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। बोलिए। जैसे कि मैं इसलिए मैंने पूछा क्योंकि सर मैंने कई ऐसे केस स्टडीज देखी कि एक अमेरिका में केस हुआ था कि एक 2 साल का बच्चा अपने आप रात को बोल रहा था कि मुझे निकालो, ट्रेन में आग लगी है और फिर उसने ऐसी-ऐसी बातें कही कि वो इस विमान में था, उस वहाँ पे वो क्रैश हुआ उसका बट मतलब उसने ऐसे-ऐसे नाम दिए जो एकदम टेक्निकल नाम थे, वो 2 या 3 साल का था और फिर उसके ऊपर रिसर्च की, उसकी बड़ी-बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनी, आप देखिएगा उसको। मैं देख जो चुका लेटेस्ट हूँ, रिसर्च हाँ, हाँ। पेपर भी पढ़ चुका हूँ, उसको डिबंक भी कर चुका हूँ, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें एक व्यक्ति जो है एक तरफ़ा जाके बयानबाज़ी लिख दिया है। आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं बताता हुँ। हूँ ये क्या चीज़ है। जो आप कह रहे हैं कि एक बच्चा कह रहा है, ये जो आप सुने हैं इसको बहुत पहले मैं करके फेंक चुका हूँ। होता क्या है अक्सरहा कि एक व्यक्ति ने स्कॉलरशिप माँगी, कहा कि मुझे पैसा दीजिए पुनर्जन्म पे मैं वो करूँगा, रिसर्च करूँगा। और आपने कहा ना कि कुछ केस स्टडी सामने आई है। केस स्टडी में रिसर्च में अंतर होता है। केस स्टडी क्या कहती है? केस स्टडी ये कहती है कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वो अपनी लाइफ के जीवन में हो रही घटनाओं को बताता है। क्या वो साइंस है? नहीं। एक व्यक्ति के अंदर बहुत सी ऐसी बातें वो बताएगा जो अनसाइंटिफिक भी होगी। बहुत सी ऐसी भी बातें होंगी जो वो खुद नहीं समझ पा रहा है, वो भी उसको कहेगा। सामने वाला भी अगर बेवकूफ़ है, वो भी उसकी बात को नहीं समझ पा रहा है तो ऐज़ इट इज़ लिख देगा। उससे क्या होता है कि तीसरा व्यक्ति जो इन चीज़ों को मानता है, उसके लिए ये सब हलवा-पूड़ी की तरह काम करता है, वो इसको सही मान लेगा कि अच्छा देखो लिख दिया, आर्टिकल में लिख दिया, ब्लॉग में लिख दिया, कहीं पे छप गया, वो सोचता है कि लो भाई रिसर्च हो गया, रिसर्च में आ रिसर्च से साबित हो गया। केस स्टडी जो होता है, क्या होता है? केस स्टडी सिर्फ़ किसी की स्टडी होती है, रिसर्च नहीं है। जब आप रिसर्च की बात करते हैं, पुनर्जन्म की बात करेंगे, वो जो आपने बात कही थी, एक लड़का बता रहा था, वहाँ पे एक प्लेन ये हो गया, वो हो गया, सब बकवास चीज़ें हैं। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है और ना उस रिसर्च ने ये कहा कि वो इस बात के अंतिम सत्य तक पहुँच पाया है। उसने जो सुना वो छाप दिया, उसमें सत्य नहीं था। रिसर्च कैसे होता है? रिसर्च तब होता है जब कोई बात सही है, जैसे कंप्यूटर बनाने की तकनीक, जैसे मोबाइल बनाने की तकनीक, वो सत्य है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा एक डिवाइस बना लेता है मोबाइल और कहीं से कोई फ़ोन कर रहा है
और फ़ोन आया तो उसको रिसीव होता ही होता है। आता है वो रिसीव करेगा तो रिसीव होगा। कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी ने फ़ोन किया और एक आदमी पे तो लग रहा है, दूसरा आदमी पे नहीं लग रहा है। दोनों चीज़ का सब चीज़ ओके है। नेटवर्क भी है, फ़ोन भी सब चीज़ सही है, लेकिन एक आदमी पे गया, एक आदमी पे नहीं गया। 1000 आदमी में से सिर्फ़ एक ही आदमी पे फ़ोन जा रहा है। 999 आदमी जो है उन पे फ़ोन ही नहीं जा रहा है। आपका ये केस हो गया। इससे क्या पता चलता है कि आपके सिस्टम में गड़बड़ी है। आपने स ठीक से रिसर्च ही नहीं की है, आपका डिवाइस ही गड़बड़ है। आपका अगर डिवाइस सही होगा तो 100 के 1000 के 1000 लोगों पर एक समान काम करेगा। अगर 1000 आप सोचिए मोबाइल कोई खरीदता है, तो मोबाइल में गड़बड़ी होगी तो कंपनी उसको तुरंत बुला लेगी कि अच्छा ये गड़बड़ी है, हम आपको नया मोबाइल देते हैं, देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ी है, तुरंत सही करके देगी। आप लोग क्या लेके आते हो कि एक केस सामने आया, 2 केस अरे भाई पुनर्जन्म होगा अगर, तो हर एक केस में सही होगा ना, हर व्यक्ति को अपना पुनर्जन्म पता होगा। 1 केस 2 केस क्या होता है भाई? जो सत्य है वो यूनिवर्सल सत्य होगा। तो ये लॉजिकल फ़ाल्सी होता है जो आप इन चीज़ों में बिलीव करते हैं और इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम ऐसे लग रही है। को बहुत समय दिया।